अब मेरा केस ऑडिट में आ जाता है, अब ऑफिसर किस तरह वर्किंग करेगा? क्या मेरी 8 लाख की इनकम को पकड़ेगा या जो मेरी अपनी वर्किंग 5 लाख है उसको लेके करेगा? पहले तो आपको वो खुद वर्किंग करनी चाहिए कि वर्किंग किस तरह करनी है। वर्किंग सपोज अब मिनिमम है, तो मिनिमम के लिए आप इम्पोर्ट से जो इनकम आपकी जनरेट हुई, अब तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि इम्पोर्ट से सेल कैसे ड्राइव करें। ठीक है, अब आपके पास तो टोटल सेल है, हम कैसे कहेंगे इसमें से कितनी इम्पोर्ट की है और कितनी लोकल परचेजिंग की है? तो इसके लिए पुराना एक ऐसा होता, या तो आपने सेपरेट रिकॉर्ड रखा हो कि आपके पास सेपरेट रिकॉर्ड है कि ये वाली इम्पोर्ट बेची है मैंने तो उसकी यही सेल है, और ये लोकल सप्लाई बेची है तो इसकी यही सेल है, फिर तो आपस में बिल्कुल वो टैली हो गया, आपका रिकॉर्ड ने उसको सपोर्ट कर दिया कि इतनी है, और उसका रिलेटेड फिर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उस पर जो बनेगा टैक्स उसको मिनिमम से कंपेरिजन करेंगे। अगर दोनों का आपने सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन किया हो, लोकल डोमेस्टिक परचेजेस का और इम्पोर्ट का, दोनों का सेपरेट सेल का रिकॉर्ड हो, फिर तो आप अलहदा शो कर सकते हैं कि इतनी ये मेरी आउट ऑफ डोमेस्टिक परचेजेज है और इतनी ही मेरी आउट ऑफ इम्पोर्ट है। ये दोनों सेल अलहदा होगी तो एलोकेशन की जरूरत नहीं है, सेपरेट कार्ड है, और प्रॉफिट भी कार्डिंग एक्सपेंस प्रोरेशन करेंगे तो एंड पे नेट प्रॉफिट दोनों का अपना अपना आ जाएगा, तो फिर इसको कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं कर सकता। फिर आपका टैक्स भी जो आपकी आउट ऑफ इम्पोर्ट है निकल आएगा तो मिनिमम से कंपेरिजन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका कार है कि आपने सेपरेट रिकॉर्ड रखा हो तो डीसी जो मर्जी कहे आप रिकॉर्ड अपना शो कर देंगे, इम्पोर्ट की प्रोडक्ट की क्वालिटी अपनी होगी, अपनी प्रेसिस होगी, चीज़ें होंगी, डोमेस्टिक से जो चीज़ है वो अलहदा होगी, वो वाली होगी, कमर्शियल होगी। दूसरा तरीक़ेकार है, यहाँ ये ना हो आपके पास, आपने सेपरेट रिकॉर्ड इम्पोर्ट का और डोमेस्टिक परचेज का नहीं रखा हुआ, तो वहाँ हमने क्या करना है? उस सिचुएशन में फिर ये है कि आप इम्पोर्ट की और डोमेस्टिक परचेज की रेशो देखेंगे। आप रेशो देखेंगे कि इम्पोर्ट मेरी कितनी है और लोकल परचेज कितनी है, टोटल की आपस में रेशो क्या बनती है, 80-20 है, 30-70 है, 50-50 है। जिस तरह ये रेशो है इसी तरह आप सेल की रेशो को करते हैं, और इसी ये रूल ऑफ थंब ही। वैसे तो प्राइस डिफरेंस हो सकता है इम्पोर्ट वाली जो है आपने 10 रुपये kg बेची हो तो लोकल वाली 8 रुपये बेची हो, तो वो सही रियल जो है वो रेशियो नहीं बनती। लेकिन एक रूल ऑफ थंब में FBR में भी पुराना एक ऐसा होता था, तो वहाँ जहाँ आपने पोस्टमेंट करनी है कि सेल आउट ऑफ इम्पोर्ट कितनी है या आउट ऑफ डोमेस्टिक कितनी है, तो उनकी आपस की जो रेशियो है बिटवीन द डोमेस्टिक परचेज एंड इम्पोर्ट, वो रेशियो ले लें और सेल को सेग्रीगेट कर लें। सेग्रीगेट करके फिर आप नीचे तक तो उसी तरह कास्ट सारी एलोकेट करें, एक्सपेंस करें, नेट प्रॉफिट लें, नेट प्रॉफिट ऐड करें, उसमें कैलकुलेट कर लें कितना प्रॉफिट बनता है नॉर्मल, फिर वो आप मिनिमम से कम करें। अगर हायर है तो जरूरत नहीं उसकी, लोअर है तो डिफरेंस। ये आप अपने पास एलोकेशन भी रखें, चीज़ें भी रखें, जब वहाँ आगे पीछे भी आता है जब वो तो कहीं जिस तरह एलोकेशन की है तो ये बेस्ट है, आप बताएं कौन सी होनी चाहिए, इसमें क्या फॉल्ट? आपने अभी कहा कि जो 2019 में फॉर एग्जाम्पल मैंने पोस्ट की है तो वो फाइनल रिज्यूम की है, अब मैं जब 2020 में वो स्टॉक सेल करूंगा तो उसको एग्जम्प्ट में डालूंगा, लेकिन मैं क्योंकि 2019 में जो इम्पोर्ट की चाहे सेल नहीं हुई तो मैं इम्प्यूटेबल इनकम की सूरत में उसका बेनिफिट ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो अब मैं दोबारा अगर प्रॉफिट निकालूंगा तो क्या उसको आपने गलत दिया है, इम्प्यूटेबल का तो कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि खत्म हो गया। जब सेल करेंगे तो इम्प्यूटेबल आएगी ना, अगर सेल की नहीं, जितनी सेल करेंगे इनकम आती है सेल से, और वो एग्जाम्प्ट है सेल से जो प्रॉफिट आए, आपने वैसे ही उसकी सेल डाल दी तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, फिर तो आपने पहले सेल कर दी, अब दोबारा स्टॉक नहीं ला सकते। कंप्यूटेबल करनी है तो जितनी आपने सेल वहां डाली है उतनी कंप्यूटेबल करेंगे ना। अगर आपने सारी कंप्यूटेबल कर ली, जितनी बोर्ड की है उसका कंप्यूटर कैलकुलेट कर दिया, तो इट मीन आपने सारी सेल उधर अप्लाई कर ली, तो फिर स्टॉक भी ना लेके आए। अगर स्टॉक लाएंगे तो फिर सेल कहाँ से आएगी? फिर सेल पहले रिकॉग्नाइज थी, स्टॉक तो इधर आ गया, तो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है क्या नहीं? स्टॉक में जो चीज होगी वो बिकी नहीं, आपने तो बेच ली, आप कंप्यूटेबल इनकम की है तो सेल से आई है ना, उतनी आपने उसी पे रिकॉग्नाइज कर दी कि सारी की सारी सेल हो गई, फिर कंप्यूटेबल रिवर्स आपने रिवर्सिंग करके आपने प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट मीन आपने सेल भी रिकॉग्नाइज कर ली, कास्ट भी कर ली, और फिर ही वो प्रॉफिट आया ना। प्रॉफिट से फिर आपने टैक्स भी आपने 100% रिकॉग्नाइज कर दी सेल, जब की एक तो सेल नहीं, ठीक है। सेल तो आप स्टॉक में ला रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मैंने सेल नहीं की, मेरा ओपनिंग स्टॉक है,
ओपनिंग स्टॉक में आपने सेल नहीं की, या तो आपको जितना स्टॉक है आगे ला रहे हैं उससे कम का आप ऑर्गेनाइज करें इम्प्यूटेबल। टोटल सपोज 100 है आपकी इम्पोर्ट ना, 100 सेल है, उसमें आपका 20% का स्टॉक है, ये 80% तक आप इम्प्यूटेबल ऑर्गेनाइज करते फिर रुपीज का। अगर मैंने 100% इम्प्यूटेबल इनकम ले ली है तो क्या मैं दोबारा बेहतर अगर फिर टैक्स दे दूं उस पर दोबारा नहीं बनता उसको आपने तो टैक्स तो कभी नहीं देना था, स्टॉक नहीं आएगा। नहीं आपने तो स्टॉक को एग्जम्प्ट वाले में लेके आना है ना, वहाँ इनकम रिकॉग्नाइज कर ली तो यहाँ इनकम रिकॉग्नाइज ना करें, सेल में डालते जाएंगे, दूसरा अगर टैक्स दोबारा नहीं देना। ठीक है वो एक दफा ही आपने वैसे उधर भी सेल डाली, इधर सेल तो डलेगी नहीं, लेकिन उसका क्योंकि कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, वो यहाँ पर दोबारा आप इनकम नहीं रिकॉग्नाइज, क्योंकि सेल तो आप हो रही है, आपने एडवांस में इनकम रिकॉग्नाइज कर दी। दूसरा अगर इम्पोर्टेड माल में से मैं किसी को सेल करता हूँ उस पर टैक्स काट देता है 4.5, वो आप एडजस्ट करो फंडेबल हो जाएगा, कोई डबल अब टैक्स नहीं उसको होगा। कहीं मैं उसको करूँ क्योंकि अगर मैं करूँगा तो उसकी इनकम वो लिहाजा से बना देता है सिस्टम, अगर मैं उसको मिनिमम वो है एग्जाम्प्ट, वो अगर सेक्शन आप 153 का देखें, सब सेक्शन 5 है या 4 है, जहाँ लिखा हुआ है कि हम सेम स्टेट में कोई चीज बेचेंगे तो उसमें विद होल्डिंग नहीं है, ठीक है, जब विद होल्डिंग होगी तो वो फंडेबल है, जब विदहोल्डिंग अगर हो जाती है तो उसको मैंने कहा हो जाती है तो आपको फंडेबल है ना, एडजस्ट कर सकते हैं ना आप, वो पेनल्टी चार्ज नहीं है ना, क्योंकि उसमें टैक्स लगता नहीं है ना। 153 में स्पेसिफिकली एग्जम्पशन है, आगे शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में भी एग्जम्पशन की थी, उसमें दोबारा टैक्सेशन नहीं है, तो जिस तरह विद होल्डिंग भी नहीं है और वैसे सेल भी एग्जम्प्ट है, दोनों चीजों में एग्जम्पशन है। अगर आप इम्पोर्ट को सेल करेंगे तो उसकी इनकम पे भी टैक्स नहीं है, अगर इम्पोर्ट को आप सेल करेंगे तो उसमें विद होल्डिंग टैक्स भी नहीं है, दोनों में से एग्जम्पशन है। ये अगर हो जाए तो उतना आप रिफंड या एडजस्ट नहीं कर सकते, वो आपने समझे एक्सेस टैक्स दे दिए। सर इसी तरह सेक्शन 153 1A 1B और 1C सप्लाई सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें तीनों आती हैं। अब ये तीनों इस साल मिनिमम हो गए हैं, अब मसला इसमें भी आ रहा है, अब जब आप वर्किंग करते हैं पहले तो था ना कि आप सर्विसेज तो पहले मिनिमम थी, सर्विसेज तो 2-3-4 सालों से मिनिमम है, जो रूल उसमें अडॉप्ट करते हैं वही रूल सारों पे इम्पोर्ट पे या सब पे वही लगाएंगे, ठीक है। उसमें जो आपका शेड्यूल दिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मिनिमम वाले की सेल अलग कर लेंगे, ठीक है, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल और एक्सपेंस सब अलग कर लेंगे, नीचे नेट प्रॉफिट एडलेस भी कर लेंगे और नेट नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, इसी तरह फिर मिनिमम से कंपैरिजन कर लेंगे। तो अगर मिनिमम आपका ज्यादा है तो डिफरेंशियल दे देंगे, अगर कम है तो नॉर्मल वाला ही ऑपरेट करेंगे। तो इसी तरह सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड भी नहीं है, बट 153 1A में आ रहे हैं, जस्ट सप्लाईज में है। अब ऑटोमेटिक जब बैक वर्किंग करने के लिए परचेजेस तो डालनी है ना कुछ, पहले तो था ना जैसे एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो आपने रिटर्न सबमिट कर दी 115/4 वाली, पहले इस तरह चल रहा था। अब मिनिमम में आपको 114 की फाइल करनी है, बट मिनिमम सेक्टर को भी आपने लेना साथ, क्योंकि बेसिकली दोनों में ना टाइमिंग डिफरेंस है, जो फाइनल चार्ज वाले हैं वो रिसीट बेसिस पे होती है, ऐसे ही रिसीट में ओवरलैपिंग होती है, हो सकता है आपने सेल पिछले साल की हो, विद होल्डिंग इस साल हुई हो या उससे अगले साल हुई हो, तो विद होल्डिंग का तल्लक टाइम ऑफ पेमेंट से है, ठीक है। जबकि अकाउंटिंग में जो सेल या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं वो अप्रूवल बेसिस है, जिस साल में आपने सेल की है उसकी सेल तो उसी साल रिकॉग्नाइज होगी, वो तो अगले साल नहीं करेंगे। आप एडवांस लेंगे तो वो एडवांस लेंगे तो ऐसे एडवांस शो करेंगे, इसलिए दोनों में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में टाइमिंग डिफरेंस है। तो पहले आप उसको जो टैक्सेशन या फाइनल चार्ज या विद होल्डिंग जो है उसको हम रिसीट बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में जो है वो सेल या दूसरी चीजें हम अप्रूवल बेसिस पे करते हैं। अब वो उसमें शिफ्टिंग होगी वो दोनों में, तो दोनों को आप रिसीवेबल पेबल को एडवांसेस को एडजस्ट करेंगे तो फिर सेल निकाल लेंगे, फिर ऑनवर्ड उसको चलेंगे, ट्रांजिशनल पीरियड होगा आगे फिर तक। कमर्शियल इंपोर्टर की इनकम टैक्स रिटर्न है उसके ऊपर सर मुझे खेड़ा सर रोशनी डाल रहे थे, मजीद भी किसी दोस्तों को सवाल होगा तो उस पर हम बात यकीन मजीद भी करेंगे। जो सर ने कहा, जो दोस्तों ने सवाल किया, मैं 1-1.5 मिनट के अंदर उसको समराइज करके गुजारिश करता हूँ सर। इसमें सिर्फ इम्पोर्ट नहीं है, इम्पोर्ट के अलावा डिडक्शन ऑन सर्विसेज जो है वो भी मिनिमम में, और इसके अलावा मेरे ख्याल कोई वो जो कमीशन
कमीशन भी मिनिमम में है, वो सारे आप जितने भी मिनिमम है सारों के लिए वो पैरामीटर रूल आपका वही होगा, और कमीशन के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो जहां आपका क्रॉस प्रॉफिट आता है उसके बाद उसको लिखेंगे और बाकी एक्सपेंस एलोकेट करेंगे, ऊपर वाले कॉस्ट ऑफ सेल वाले एलोकेट नहीं करेंगे। सर उसमें थोड़ा सा फाइनल तो बहुत थोड़े से रह गए हैं, बहुत नॉमिनल से रह गए हैं, बाकी सब मिनिमम में चले गए मैक्सिमम। हाँ जी, वो फिर आप सारों का उसी तरह मिनिमम अब देखेंगे। फाइनल याद कर लें, बाकी सारी मिनिमम। अच्छा, इसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है वो ये है कि मिनिमम अगर 3-4 मिनिमम है, मल्टी मिनिमम है, तो क्या हाईएस्ट मिनिमम होना चाहिए? तो क्योंकि एक तो टर्नओवर वाला भी मिनिमम है, एक सर्विस भी मिनिमम है, फिर इम्पोर्ट भी मिनिमम है, कमीशन भी मिनिमम है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिनिमम है, और भी कुछ हेड जो है मिनिमम है। सर तो आप ये सप्लाई सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, ये सारे मिनिमम है। कमीशन वाले भी सब चले गए। तो मिनिमम में अगर हम एलोकेट करें हर एक की इनकम अलग-अलग, एक तो रूल है जो FBR कहता है, FBR कहता है कि हर एक की इनकम अलग-अलग कैलकुलेट करें, ये उनकी मेथोडोलॉजी है, लॉ में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उन्होंने अदरवाइज हमारे जो सिस्टम में या रिटर्न में बनाई हुई है। रिटर्न में उन्होंने कहा है कि जितनी आपकी सेल्स हैं मिनिमम वाली, टोटल सेल में से अलग-अलग कर लें और नेट प्रॉफिट तक उसका अलग-अलग कर लें और फिर मिनिमम कंपैरिजन करें, जबकि लॉ में ऐसी चीज़ नहीं है। लॉ में तो जस्ट ये लिख दिया गया है कि ये मिनिमम है। तो मिनिमम में अगर हाई कोर्ट में कोई रिट पिटीशन हो तो इन मिनिमम में से जो हाईएस्ट मिनिमम होगी उसको लिया जा सकता है, तो बाकी उसके फिर लो नहीं होगी। हर एक की अलग-अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि वो सिस्टम में ऐसे हैं, वो हमारे आउट ऑफ आवर कंट्रोल है, तो उसी तरह ही कैलकुलेशन करनी है। तो FBR जिस तरह चाह रहा है उसके मुताबिक आप अलग-अलग हर एक की इनकम, नेट इनकम जो है टैक्सेबल हर हेड की अलग-अलग आप कैलकुलेट करें और अलग-अलग ही उसका कंपैरिजन करें कि नॉर्मल टैक्स क्या बनता है, उसका मिनिमम क्या है, हाईएस्ट कौन सा है उसका। लेकिन सिस्टम उसको हर मिनिमम को लगा अलग-अलग। सर एक सवाल था कि ये पर्सन है जो सैलरी भी ले रहा है और इंश्योरेंस एजेंट भी है, इंश्योरेंस उसकी कमीशन इनकम आ रही होती है, जब वो दोनों का प्लस करते हैं तो मिनिमम टैक्स का जो कंपैरिजन है उसको एट्रीब्यूट जो देना होता है वो एक्यूरेट नहीं देता, तो टैक्स ऐड कर देता है, मिनिमम टैक्स का जो ऐड होता है। मेरी फॉर एग्जाम्पल 4 लाख मेरी इनकम आई है सैलरी से, 5 लाख मेरी कमीशन इनकम है, जब मैं बोलूँ कैलकुलेट तो मेरा नॉर्मल टैक्स पता है 10,000 होता है, मिनिमम टैक्स मेरा 12,000 बनता है, 6 लाख की इनकम है। जब वो ऐड बैक करता है वो मिनिमम टैक्स अपने हिसाब से वो कैलकुलेशन करता है और वो टैक्स इंक्रीज करता है, दोनों को मिला के कैलकुलेट करता है, मिनिमम बना देता है। मिनिमम तो आपने देना ही देना है, देना ही देना, मगर वो क्या करता है जो मेरा नॉर्मल टैक्स प्लस मिनिमम टैक्स प्लस करके दोनों को ऐड बैक करके, तो वो नॉर्मल आपका ज्यादा बन जाता है। नॉर्मल मेरा कम है, मिनिमम ज्यादा है, मिनिमम तो ऑपरेट करेगा, मतलब वो नॉर्मल प्लस मिनिमम करके कोई ना भी करे, कुछ भी ना, जीरो इनकम वो मिनिमम तो रहेगा। मेरा मिनिमम बनता है 12,000, मेरा टैक्स निकाल रहा है 27,000 निकाल रहा है, वो डबल कर देता है, दोनों को प्लस कर देता है, कंपैरिजन नहीं कर रहा, कंपैरिजन नहीं कर रहा बल्कि टोटल कर देता है, और ये एग्रीगेट कर देता है। जो तो मिनिमम था वो तो यही है, जो वैसे भी एक टैक्स आ रहा था उसको दोनों को क्लब कर दिया। अच्छा सुन ले, अब उसमें ऐसे है कि पहली बात तो ये है कि जहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक तो ये है कि जहाँ सैलरी आपकी हो और साथ कमीशन हो या कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय यहाँ रिलेशनशिप हो तो उसको सैलरी ही कंसीडर किया जाता है। इवन गिफ्ट भी दे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सैलरी। अगर उसी इंश्योरेंस कंपनी में वो अप्लाई उसकी बात अगर विजिटिंग पर्सन हो तो भी सेपरेट है, सैलरी ठीक नहीं है, होता है। मैं बात करता हूँ पहले थोड़ा सा उनको बता दूं कि कमीशन किस सिचुएशन में एज ए सैलरी, जैसे डॉक्टर्स हैं वो एम्प्लॉय भी उधर ही होते हैं तो अपनी सर्विसेज भी वही दे रहे होते हैं तो उसका अपना कर लेते हैं। जहाँ कमीशन इवन गिफ्ट भी दे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, फ्री रिक्विजिट्स हो या कोई लवसेज हो, बेनिफिट हो, किसी नेचर का भी बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे, जब उनका एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, वो कमीशन हो, ब्रोकरेज हो, कुछ भी हो, तो दैट इज वो सैलरी की डेफिनेशन में फॉल करता है। तो जिस तरह सैलरी की टैक्सेशन होती है उसी तरह ही उसकी टैक्सेशन होगी और टोटल में मिला के आफ्टर जो भी एग्जम्पशनें होंगी करने के बाद टैक्सेबल इनकम
सैलरी की निकलेगी और टैक्सेशन होगी। जैसे डॉक्टर्स हैं उनमें ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि वहाँ वो एज एम्प्लॉई भी होते हैं, साथ अपनी भी सर्विस कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सारे नोटिस वगैरह भी आए हैं कि उन्होंने कहा ये इसकी तो अलग विद होल्डिंग उसने की है और रेट अप्लाई की है, जबकि वो कहते हैं जी सैलरी दे तो ज़्यादा टैक्सेशन बनती है, तो ये वाला उधर मसला होता है। अब आपका क्वेश्चन है कि अगर उसका कमीशन है ऑन द इंश्योरेंस सर्विस, तो इंश्योरेंस सर्विस सारा रिलेटिंग टू जो आपकी कमीशन है, कमीशन का वो मिनिमम है, ठीक है। जितनी आपकी कमीशन इनकम है आप कैलकुलेट करेंगे, सैलरी पे सैलरी और कमीशन को क्लब करेंगे, क्लब करके आप टोटल पे टैक्सेशन कैलकुलेट करेंगे, वो टोटल की टैक्सेशन आ जाएगी। टोटल समझे इनकम पहले टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे और टैक्सेबल इनकम पे अलग-अलग करके कि इतनी आपकी कमीशन की इनकम बन गई, इतनी आपकी सैलरी की इनकम बन गई, ये सैलरी पे टैक्स है और ये कमीशन पे टैक्स है। जो कमीशन वाली इनकम पे आपका टैक्स होगा उसको आप कंपैरिजन करेंगे विद द मिनिमम, तो जितना आपका मिनिमम होगा, मिनिमम आपका कम से कम होगा। तो आपकी सिचुएशन में क्या है, उसको मिनिमम नहीं लेता। तो मिनिमम क्या करता है, वो जब मिनिमम है वो जो टोटल टैक्स है ना उसके मुताबिक एट्रीब्यूट कर देता है मिनिमम टैक्स को और उसको इंक्रीज कर देता है। वो तो सिस्टम पार्ट है ना, वो तो तो ये उधर 153 में जैसे आपने डॉक्टर्स की बात की है, डॉक्टर देखिए यहाँ कमीशन का अलग कंपैरिजन होगा, आप अलग वर्किंग करेंगे। कमीशन इनकम पे मेरा नॉर्मल टैक्स ये है और नॉर्मल टैक्स अगर हायर देन मिनिमम है तो वो लगेगा, अगर मिनिमम हायर है तो उस पर वो लगेगा, और सैलरी वाला तो क्योंकि मिनिमम नहीं है उसका नॉर्मल रहेगा और टोटल क्लब करके टोटल टैक्सेशन आप देख लेंगे। वो सिस्टम एरर दे रहा है और इसी सिस्टम का पार्ट तो फिर एनपीआर से ही कर सकते हैं। ये 3 साल हो गए एरर आ रहा है। सैलरी अगर आपकी 75% से ज़्यादा है तो